So, hello student. Today I am discussing power sharing, and I want to share you one thing that first time I am going to record some video, some lecture on YouTube, and this will be very much beneficial for class 10. Okay, and you may revise at any time, as we know that your examination is coming near. So this is a good opportunity, good option for you to do revision with this lecture. Also, yeah, where is the pen? Power series. So we are going to discuss the first chapter of civics class 10. So भाई पावर शेयरिंग है क्या बताओ? हेलो स्टूडेंट बताइए पावर शेयरिंग क्या होता है? देखिए पावर शेयरिंग हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप ऐसा कोई कंट्री बताओ जहां पे पावर शेयरिंग नहीं हो रहा हो, ऐसा कोई भी कंट्री बताओ और वो डेमोक्रेसी संभव ही नहीं। अगर कोई कंट्री है, अगर वो कंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक, अगर वो कंट्री सही मायने में डेमोक्रेसी है, इट मीन्स वहां पावर शेयरिंग जरूर होगा। क्या होगा? पावर शेयरिंग जरूर होगा। पावर शेयरिंग जरूर होगा। तो इस बुक्स में और इस किताब में हम दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है और पावर शेयरिंग से क्या फायदे हैं, है ना? ये कुछ सीखेंगे और समझेंगे। इसमें जो कहानी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, एक है श्रीलंका की और एक है बेल्जियम की। हम पढ़ेंगे कि कैसे बेल्जियम पावर शेयरिंग के कारण कैसे बेल्जियम पावर शेयरिंग के कारण टूटने से बच गया, पार्टीशन होने से बच गया, पार्टीशन होने से बच गया, है ना? बेल्जियम। दूसरी तरफ श्रीलंका में अगर पावर शेयरिंग नहीं हुआ टाइम पे, देयर इज नो एनी पावर शेयर इन श्रीलंका, तो क्या देखने को मिला कि श्रीलंका में सिविल वार हो गया। क्या हो गया? सिविल वार। तो पावर शेयरिंग क्या है? इंग्रेडिएंट क्या है? इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट समझते हो? इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स होता है, जैसे आप कहते हो ना, इंग्रेडिएंट्स मतलब जो कोई जैसे मान लीजिए कोई सामान है, किस किस चीज से बना है, तो पावर शेयरिंग एक इंग्रेडिएंट्स है डेमोक्रेसी का। तो देखिए आगे क्या होता है। चलिए हम बेल्जियम की बात करते हैं। सबसे पहले बेल्जियम की बात करते हैं और इस बेल्जियम से समझेंगे कि पावर शेयरिंग का इम्पोर्टेंस। एक्चुअली पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? एक्चुअली इट पावर शेयरिंग पावर शेयरिंग हेल्प्स पावर शेयरिंग हेल्प्स टू reduce the conflict reduce the conflict among among social groups among social groups among different groups among different communities, anything। तो पावर शेयरिंग क्या करती है ना, कि मतभेद होने से बचाती है, सेव करती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, suppose you are four brothers, one, two, three, and four, and suppose your father brings some toffees, some chocolate, some cake। हुआ क्या कि अब दो भाई मिलकर इसे खा गए, ठीक। अब ये दो भाई जो हैं, ये अब तो भाई अब हल्ला करेंगे कि मुझे नहीं मिला। अब होगा बीच में कन्फ्लिक्ट होगा। क्यों कन्फ्लिक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग नहीं हुई है। तो शेयरिंग तो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि शेयरिंग से क्या होता है? केयरिंग होता है, केयरिंग, शेयरिंग से। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर पावर शेयरिंग होता तो शायद यहाँ पे अगर टॉफी हो शेयर होता तो चारों भाई में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग होने से कन्फ्लिक्ट नहीं होती है
और देश हमारा स्ट्रांग रहता है हमेशा। सो नाउ कम टू द एग्जाम्पल, कम टू द स्टोरी। बेल्जियम। बेल्जियम बहुत छोटी कंट्री जो कि यूरोप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूरोप में। आपको टेंथ में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है किस कॉन्टिनेंट में है, इसकी राजधानी क्या है, इसके बॉर्डर कंट्रीज कौन है। सो बॉर्डर किसे किसे लगता है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। ओके ओके। इट एंड पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन जो है लगभग 1 करोड़ से ज्यादा है। सोचो आप, मात्र 1 करोड़, जो कि पॉपुलेशन आप कह सकते हो आपके हरियाणा के बराबर। किसके? हरियाणा के बराबर। अगर हम बेल्जियम की ओवरऑल बात करें इथनिक कंपोजिशन का, तो इथनिक का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे सभी समुदाय के लोग, सभी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक साथ रहते हों। तो अगर हम इथनिक कंपोजिशन की बात करें इस कंट्री की, तो लगभग 59% जो पॉपुलेशन है वो रहती है फ्लेमिश रीजन में। किस रीजन में? फ्लेमिश रीजन, रीजन का नाम है, जो कि डच बोलती है। यानी हम क्या क्या समझे कि 59 क्या बोलती है? डच। 59 क्या बोलती है? डच बोलती है। ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट है 40%। 40% जो है वो बैलोनिया रीजन में होती है, और क्या बोलते हैं? फ्रेंच। क्या बोलते हैं? फ्रेंच। और जो 1% है, जो 1% बचा आपका, वो कहाँ रहता है? 1% जो लोग हैं, देखिए, 59% फ्लेमिश रीजन स्पीक डच, 40% लिव इन बैलोनिया रीजन स्पीक फ्रेंच, शायद 1% जर्मन, रिमेनिंग 1% जर्मन। अब आपके टेंथ में पूछेगा कि कितना परसेंट सबसे ज्यादा बोलने वाले कौन थे, तो बोलेंगे डच। ठीक है, पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा बोलने वाले कौन थे? डच। तो बेल्जियम, तो 1% क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। ये पूरी कंट्री की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इस पूरी कंट्री की। चलिए ओवरऑल फिर से मैं बताता हूँ। देखिए, ये बेल्जियम है। ठीक। तो बेल्जियम में फ्लेमिश रीजन। ठीक। पूरी कंट्री की बात कर रहा हूँ। डच बोलते हैं 59, फ्रेंच बोलते हैं 40, 1% जर्मन। खत्म। 1% क्या बोलते हैं? जर्मन। सो दिस इज ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू फॉर यू, मस्ट लर्न इट। नाउ कम टू द बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रसेल। क्या है? ब्रसेल्स। अब राजधानी की बात करते हैं, तो मुझे बताइए कि राजधानी में, ब्रसेल में क्या है? ब्रसेल में 80% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। और 20% क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। देखिए, 80% क्या बोलते हैं? फ्रेंच। 20% क्या बोलते हैं? डच। कहाँ? ब्रसेल में। तो आप मुझे ये बताओ कि राजधानी जो ब्रसेल है, जो ब्रसेल है, वहाँ मेजोरिटी कौन है? बताइए मुझे, मेजोरिटी कौन है? तो आप बोलोगे मेजोरिटी कौन है, तो बोलोगे फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा है। फिर बोलूंगा कि पूरी कंट्री में मेजोरिटी कौन है, तो तुम बोलोगे सर पूरी कंट्री में जो है सबसे ज्यादा 59% है, जो कि डच बोलते हैं, और वो कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में। ओके, चलिए यहाँ तक ओवर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना? प्रॉब्लम है जेलसी, यानी जेलसी मतलब जलन। अब जलन क्यों है यहाँ पे समझिए। अभी आपने क्या समझा कि पूरी कंट्री में अगर देखा जाए, पूरी कंट्री में अगर देखा जाए तो डच क्या है? मेजोरिटी। फ्रेंच क्या है? माइनॉरिटी। ठीक। ये मेजोरिटी। लेकिन लेकिन कैपिटल में कौन मेजोरिटी में है? फ्रेंच। और ये क्या है? माइनॉरिटी। तो जो फ्रेंच है ना, पूरे कंट्री में पावरफुल है, यानी पैसे वाले हैं। ये हेल्दी, वेल्दी लोग हैं, धनी है, धनी। ये पैसे वाले हैं। कौन? कौन धनी है भाई? धनी है कौन? धनी है फ्रेंच। अब ये हुआ ना, डच को लगा कि नहीं भाई तुम लोग तो पैसे ही अमीर हो, बड़े लोग हो, एक काम करो, तुम ना मुझे अलग कर दो, बीच से पार्टीशन कर दो, तुम एक साइड चले जाओ, एक साइड में आ जाता हूँ। डिमांड शुरू हो गई। और डिमांड शुरू होने का सबसे बड़ा रीजन यही था, देखिए लिखा है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, and this is because this resented by the Dutch
स्पीकिंग लिंटेड हुआ, क्रोधित, गुस्सा, किसके द्वारा? डच के लोगों के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसे इकोनॉमिक बेनिफिट जो है लेट मिला, एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू फ्रेंच। देखिए लिखा है, कहता है हमें काफी लेट मिला है। इसी के लिए भाई दोनों के बीच में क्या हो गया? टेंशन, डच और फ्रेंच के बीच में। और इस टेंशन के कारण कांट मतलब 1950 और 60 के बीच में देखने को मिला। और ये टेंशन ज्यादा कहाँ थी? ब्रसेल में। और ज्यादा टेंशन ये कहाँ थी? ये टेंशन और भी ज्यादा कहाँ थी? ब्रसेल में थी, है ना? कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। ओके, सो ब्रसेल प्रेजेंटेड a special problem. The Dutch speaking people constituted majority in the country but minority in the capital. हम सभी जानते हैं डच पूरी देश में मेजोरिटी है, लेकिन ब्रसेल में क्या है? माइनॉरिटी है। हमने देखा इस चीज को। अब सेम कहानी हम पढ़ेंगे श्रीलंका की, ठीक है? फिर श्रीलंका से पढ़ते हैं। श्रीलंका जो कि एक आइलैंड नेशन है, बिल्कुल कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे साउदर्न कोस्ट से पड़ता है, तमिलनाडु से। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है, लगभग हरियाणा के बराबर। और लाइक अदर नेशन साउथ रीजन। नाउ श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका की पॉपुलेशन काफी डाइवर्स है। देखते हैं भाई कौन कौन लोग हैं। तो जो सबसे ज्यादा जो मेजर है जो यहाँ पे सोशल ग्रुप, वो है सिन्हाला, 74%। तमिल स्पीकर 18%। तो सिन्हाला बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, कितने भाई? 74%। और तमिल बोलने वाली की संख्या क्या? 18%। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया, हु इज मेजोरिटी? सिन्हाला, माइनॉरिटी तमिल। अब तो भाई सिंपल कहानी है, अब दोनों में टेंशन होगा। क्यों टेंशन होगा? देख लेते हैं, अभी होता टेंशन, देखिए। तमिल दो प्रकार के हैं, एक नेटिव तमिल, ओके, और एक इंडियन तमिल। एक श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल जो है 13%। कुछ तमिल जो है उसके पूर्वज कहीं कहीं भारत से जुड़े थे, जब ब्रिटिश ने प्लांटेशन वर्कर में लेके जाती थी तो वहीं वो जम गए, वहीं वो बस गए। दिस इज इंडियन तमिल। सो तमिल टू ग्रुप, one Sri Lankan and one Indian Tamil, and both constitute 18% only, in which 13% Sri Lankan Tamil and approx 5% Indian Tamil. अगर आप मैप में देखो तो श्रीलंकन जो तमिल है वो जनरली नॉर्दर्न पोर्शन पे ज्यादा कंसंट्रेटेड है। और मोस्ट ऑफ द सिन्हाला जो स्पीकिंग पीपल है वो बुद्धिस्ट है। क्या है? बुद्धिस्ट है। while and most of them speak Tamil, most of the Tamil are क्या? हिंदू। देखिए अब यहाँ से क्लियर तो हो गया कि जो सिन्हाला बोल रहे हैं भाई, वो सिन्हाला कौन सा लैंग्वेज है, कौन सा धर्म अपनाया? बुद्धिज्म। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम वी स्पीक अबाउट तमिल, तो तमिल का धर्म क्या है? हिंदू है वो। क्योंकि हम सभी जान रहे हैं तमिल जो है तमिलनाडु से पहुंचा है वहां, उसके पूर्वज वहीं से पहुंचे हैं। तो तमिल की तो कहानी क्लियर लग रही है मुझे। अब देखिए आगे। अब देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन, 7% क्रिश्चियन है, जो कि दोनों है, तमिल भी और सिन्हाला भी। अब आप समझो कि ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है। बेल्जियम, चलिए तो अब बेल्जियम की फिर से आ गए हम लोग। बेल्जियम में डच जो मेजोरिटी में था, चाहता था पूरा एडवांटेज में आता। क्यों भाई? क्योंकि मेजोरिटी में है, सरकार हम बनाएंगे, हम हुकूमत करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंच जर्मन क्या बोलने वाले कम है। अगर ऐसा होता तो क्या था? कन्फ्लिक्ट होता। ठीक है ना, दोनों कम्युनिटीज में। और ये भी हो सकता था कि पार्टीशन हो जाता, यानी बंटवारा दो कंट्री के बीच। ठीक है, एक साइड ब्रसल चल जाता और एक साइड पूरी कंट्री फ्रेंच और डच में बढ़ जाता। उसी प्रकार श्रीलंका में भी श्रीलंका में भी श्रीलंका द कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority and could impose its will on entire country. Now let us look at what happened in both the country. तो हमने क्या अभी तक देखिए, अभी तक जितने बड़े स्टूडेंट्स देख रहे हैं, देखो आप अगर इस प्रकार चैप्टर सुन रहे हो तो भाई हेल्प नहीं करेगा। आप क्या करो ना, आप पॉलिटी का बुक को ओपन कीजिए, उसके बाद पेज बाय पेज आएगा
और आप इसे आप आसानी से आप समझ सकते हो। हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी दूंगा, नोट्स भी आपको मिलेगा, ठीक है ना, आपको नोट्स भी मिलेगा। बट फिलहाल यू हैव टू रीड बुक्स, आप किताब पढ़ें और बार बार पढ़ें, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, रिवीजन करें। और एनसीईआरटी जैसी कोई बुक और नहीं है, दिस इज द बेस्ट। अब चलिए, मैं अब एक बात करता हूँ यहाँ पे। हमने बात किया सिन्हाला श्रीलंका में, जो कि मेजोरिटी में है। हमने बात किया बेल्जियम में, कौन है मेजोरिटी, डच में। अब कहानी देखो, इन दोनों में अंतर क्या हो जाता है ना, कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग होती ही नहीं है, नो पावर शेयरिंग इन श्रीलंका। अभी रिजल्ट क्या होता है कि देयर वाज ए मैसिव सिविल वॉर इन श्रीलंका, लाख ऑफ पीपल किल्ड डाइड, बहुत सारे लोग मारे गए श्रीलंका में। बट बेल्जियम बच जाता है, क्यों बच जाता है, क्योंकि बेल्जियम में पावर शेयरिंग हो जाती है। चलिए देखिए, देखिए आप क्या लिखा हुआ है, मेजोरिटेरियनिज्म, क्या ये, मेजोरिटेरियनिज्म। सो मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है अ बिलीफ, एक ऐसा विश्वास, अ बिलीफ, अ बिलीफ दैट मेजोरिटी कम्युनिटी कैन रूल, डोमिनेंट, यानी मेजोरिटी जो होगा वही डोमिनेट करेगा, रूल करेगा माइनॉरिटी पे। अब आप मुझे ये बताओ यार, भारत में सभी धर्म के लोग हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर ऐसी मेजोरिटेरियनिज्म भारत में होती तो आपको क्या लग रहा है, चारों कम्युनिटी मैसिव वार हो जाता, हमारा देश टुकड़ों में बट जाएगा। अगर ऐसा कुछ इंडिया में देखने को मिला तो ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। मैं बस एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। बट सेम कहानी अगर आप देखो यहाँ पे श्रीलंका में, तो श्रीलंका में पावर शेयरिंग करने को तैयार है ही नहीं। वो कहता है कि भाई मेजोरिटी में मैं ही सरकार चलाऊं, मैं जो है मैं ही करूंगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ, 1948 में, ये आपसे पूछेगा एग्जाम, ध्यान देंगे। And the leader of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of the majority. सिन्हाला कम्युनिटी कही भाई कि देखो मैं तो मेजोरिटी में हूँ, मैं ही डोमिनेंस रहूंगा, मैं ही सरकार चलाऊंगा, क्योंकि भाई मेरी, मतलब एक तरह से कह सकते हो आप कि मेरी हुकूमत चलेगी, क्यों चलेगी, क्योंकि मैं मेजोरिटी में हूँ और हर जगह केवल मेजोरिटी का ही बात चलेगी। अब देखें मेजोरिटेरियनिज्म कौन लाया, देखिए नीचे कॉर्नर में भी लिखा हुआ है आपका। सो मेजोरिटेरियनिज्म मीन्स अ बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी रूल। ओके, नाउ देयर वाज एन एक्ट ऑफ 1956, एक बहुत कह सकते हो आप कि बहुत ज्यादा, एक कह सकते हो आप कि एक एक्ट आया जो कि लोगों को बर्बाद कर दिया, वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोकल लोगों को, सिन्हाला के अलावा जो भी कम्युनिटी थी उसके लिए बहुत बड़ा डेंजर लॉ था। अब इस एक्ट में क्या था कि सिन्हाला को मान लिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज, किसको मान लिया गया, सिन्हाला लैंग्वेज को, और तमिल लैंग्वेज को कोई वैल्यू नहीं, खत्म। तो गवर्नमेंट यहाँ प्रेफरेंशियल पॉलिसी अपनाई, कहने करते पहले सिन्हाला को मौका दिया जाए, उसके बाद जो बच जाएगी सीटें तो दूसरे को मिलेगी। यानी कहने का सेंस है, कॉलेज हो, जॉब हो, हर क्षेत्र में, इन ईच एंड एवरी एरिया, द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड द फर्स्ट पोजीशन एंड द फर्स्ट चॉइस मस्ट बी occupied by सिन्हाला पीपल, अंदर लेफ्ट जो बच गया उसे बाद में सोचेंगे, ठीक है। अब होता ये है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे यूनिवर्सिटी में पोजीशन हो, हर जगह सिन्हाला का कब्जा होने लगा, हर जगह। अब आप सोचो 2 मिनट के लिए कि अगर किसी देश में केवल मेजोरिटी हर जगह शासन करेगी तो माइनॉरिटी कहाँ जाएगी, फिर उसका क्या हक होगा, अधिकार होगा, फिर तो वो क्या करेगी, अपनी राइट मांगेगी, अधिकार मांगेगी, और अधिकार मांगने से ना मिले तो छीनना भी पड़ता है ना, छीनना भी पड़ता है। तो हर समय केवल आपको काइंड बनना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा काइंड बने रहोगे तो फिर हो सकता है कि चीजें कुछ छूट जाए। समटाइम यू हैव टू बी टफ, स्ट्रांग, है ना, या चलिए बात करते हैं। सो ऑल द गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर अदर, धीरे धीरे जो भी सरकार ने नए कानून लाया, पॉलिसी लाई, योजना लाई, किसके लिए लाई भाई, बताओ मुझे, वो लाई सिन्हाला के लिए। तमिल कहाँ गया, कुछ नहीं, खत्म, आपकी कोई वैल्यू नहीं, ओवर, अब जाइए मेरे देश से छोड़ के निकलिए। दे फेल्ट
अब देखो श्रीलंकन तमिल को काफी बुरा फील होने लगा। द फेट एलिनेशन, एलिनेशन मीन्स होता है अलगाव, डिफरेंट। कैसे घर में चार बच्चे हैं, एक एक जो है रुसा हुआ है कोने में बैठा है, कोई उसको मनाने नहीं जा रहा, बेचारा चुपचाप है कि चलो कोई तो आएगा मुझे मनाने, कोई नहीं जा रहा मनाने से। बिल्कुल वही हो रहा है इसके साथ, कोई नहीं आ रहा इसे पूछने। अब बात यहाँ पे ये है कि पूरी पार्टी में तमिल का कोई स्थान भी नहीं है। अब देखिए क्या होता है। द श्रीलंकन तमिल ने एक पार्टी बनाई, लॉन्च पार्टी, और स्ट्रगल के संघर्ष किया। जो मैंने कहा था ना कि अधिकार छीनना पड़ता है, इन्होंने छीनने की शुरुआत किया। क्यों भाई? तो तमिल को आप ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दो, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जाहिर सी बात है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इक्वल हर फंडामेंटल राइट मिलने चाहिए, हर जगह सेम अधिकार होना चाहिए ना, इक्वलिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मांगना शुरू किया, डिमांड किया और डिमांड किया। चलो भाई, लेकिन रिपीटेडली डिनाई। अब लास्ट में बोला तमिल भाई मुझे सेपरेट स्टेट दे दो। क्या दे दो? सेपरेट स्टेट। कौन बोला? तमिल के लोग। नहीं दिया। वो कैसे दे देगा? नहीं दिया। अब देखो सीबीएसई पूछेगा कि व्हाट वर द रीजन, व्हाट वर द काउजेज ऑफ सिविल वार, तो तुम ये कहोगे कि यहाँ पे तमिल जो थे उन्हें किसी प्रकार की डिमांड को पूरी नहीं की जा रही थी, बार बार उनकी डिमांड को मना किया जा रहा था। और ये 1980 के दशक में बार बार ऐसा हुआ, बार बार वो लोग पार्टी बनाते, इंडिपेंडेंट तमिल एलम की बात करते नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में। जहां क्यों भाई? टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग पीपल। इसी के लिए पावर शेयरिंग की जाती है, ताकि लोग अच्छे से मिलकर एक साथ रह सके। Okay, Sri Lanka excellent record of economic development, education and health, but the civil war has caused terrible setback to the social, cultural, economic life of the country. It Indian in 2000। सोचो आप, आजादी से ही मिली 1948 में, आजादी हमें मिली कब? 1947 में। आज हम कहाँ हैं देख लीजिए, 2022 में। इंडिया जो आज आने वाला टाइम में और भी विकास होने वाला है इसका, और भी स्ट्रांग होते जा रहा है हमारा देश। खुशी की बात है। दूसरी आप देखो श्रीलंका की स्थिति क्या बन रखी है। श्रीलंका छोड़ दीजिए, पड़ोसी देश जितने भी आपके हैं सबकी हालत देख लीजिए आप, एज कम्पेयर टू इंडिया। ऐसा कोई पड़ोसी देश का नाम बता दो जो डेमोक्रेसी हुआ हो, मतलब कहने का था आजादी के बाद, और दोबारा उसमें सरकार बदला नहीं हो। बदलने का मतलब है कि डेमोक्रेसी से मोनार्की ना हुआ हो। बताओ कोई ऐसा कंट्री जो आपके पड़ोस में हो, बताओ। अगर अच्छी बात है, बहुत अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, सिंगल एक आधो होगा, कोई खोजो। नाउ एकोमोडेशन इन बेल्जियम, लेट्स सी क्या होता है। तो श्रीलंका की तो कहानी हमने पढ़ लिया कि श्रीलंका में क्या हुआ, तो क्यों नहीं पहले श्रीलंका को सॉल्व किया जाए? क्या? तो पहले हम श्रीलंका को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। श्रीलंका की प्रॉब्लम क्या थी, फिर श्रीलंका में ओके। तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम की बात बाद में करेंगे, पहले श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका में क्या हुआ जो श्रीलंका में कुछ होता कि नहीं होता? शायद कुछ नहीं होता, नहीं होता, चल खत्म। तो बेल्जियम की बात करते हैं। श्रीलंका तो हो गया, अब क्या होगा? अब देखो बेल्जियम में क्या होता है, कि स्टेप क्या लिया जाता है। As we know that in Belgium there are so many communities that are having a different language. They all are living together, and in spite of that they save, बच चुके। मतलब बच गया, वो लोग इंटीग्रेट कर लिया खुद को। रीजन था पावर शेयरिंग। देखिए कैसे कहते हैं, 1970 से 93 की 1970 टू 1993 बेल्जियम ने अपने संविधान को अमेंडेड, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out an arrangement that will enable everyone to live together। अब सीबीएसई आपसे सवाल पूछेगा कि बेल्जियम ने संविधान को 4 बार क्यों बदला, क्यों अमेंड किया, तो तुम बोलोगे इसलिए ताकि सभी के लिए इसमें शामिल किया जाए, ताकि सब लोग एक साथ रह सके, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल स्टेटस, इक्वलिटी के साथ रहने को मौका मिले। देखिए लिखा भी है, इसलिए किया है टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट। क्यों भाई? बिकॉज टू लीव एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। इसी के लिए संविधान को 4 बार अमेंड किया गया।
अभी अभी चेंजिंग क्या क्या किया गया देखिए आप। तो देखिए, अब बात करते हैं कि आखिर चार चार अमेंडमेंट किया, क्या क्या चेंजिंग किया। पहला सबसे बड़ा चेंजिंग ये किया, हम सभी जानते हैं डच मेजोरिटी में है पूरी कंट्री में, फ्रेंच कैपिटल मेजोरिटी में, ठीक है, एक कैपिटल में मेजोरिटी में और एक कंट्री में मेजोरिटी में। हुआ ये कि जब सरकार बनेगी तो दोनों के जो मंत्रिमंडल में जो सीटें होंगी बराबर होगी, दोनों कम्युनिटी के। देखिए, Constitution prescribed that the number of Dutch community people and French-speaking community people shall be equal in the central government। यानी जो सरकार बनेगी, दोनों में कहने दोनों कम्युनिटी से मंत्रालय का नंबर बराबर होगा। Thus, no single community can make decision under। इसी के लिए ताकि कोई सिंगल कम्युनिटी इस प्रकार का डिसीजन ना ले, है ना, इसी के लिए दोनों कम्युनिटी को इक्वल नंबर मिनिस्टर से शामिल किया गया। अब पहला तो चेंज हुआ, तुम कहो पहला पॉइंट ये था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी तो दोनों कम्युनिटी से जो नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, इस ये फायदा होगा ताकि कोई भी एक, अगर मान लो कि डच का ज्यादा मंत्रालय होता, ज्यादा मंत्री होते, तो डच जो डिसीजन जो है ले सकता था, अपने मन के अनुसार ले सकता था, और फ्रेंड्स को फिर बुरा फील होता। तो कुछ ऐसा किया गया ना कि दोनों को बराबर कर दिया गया, दोनों को बराबर कर दिया गया, ताकि भाई कोई डिसीजन अगर लो ना तो अकेले ना ले सको, अब दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, इसी के लिए किया गया। ना नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, मेनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। हम सभी जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, तो बहुत ऐसे पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको दे दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों रीजन में, यानी फ्लेमिश में भी और बेलोनिया में भी। एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और सबऑर्डिनेट मीन्स होता है डिपेंड, क्या होता है, डिपेंड, निर्भर होना, ठीक है ना, डिपेंड होना। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अब निर्भर नहीं हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट पे। क्यों किया गया है, इसलिए ताकि कल होकर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मन की काम नहीं कर सके, कुछ ऐसा नहीं कर सकता है जिससे कि स्टेट को प्रॉब्लम हो, स्टेट बहुत किस होता है। तो मेनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमने क्या देखा कि बेल्जियम को पिछले करीबन 20 सालों में 4 बार संविधान को बदला गया। देखिए आप 70 से 93 के बीच, और इसलिए बदला गया है ताकि सभी कम्युनिटी के लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, सभी कम्युनिटी को सेम अपॉर्चुनिटी दी जाए, सेम इक्वल स्टेटस दिया जाए, और साथ रहने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इसी के लिए संविधान को 4 बार बदला गया। और बदलने के रूप में क्या चेंजेस किए गए, तो हमने अभी देखा कि 4 चेंजेस किए गए। और 4 चेंजेस में जो पहला चेंजेस देखने को मिला, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा, ये रहा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल। तो जो डच और जो फ्रेंच, जो दोनों को मंत्री क्या होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, बराबर होंगे। क्यों किया गया बराबर, इसलिए ताकि भाई किसी प्रकार का डच या फ्रेंच जो है, मतलब डिसीजन अकेला ना ले ले, जब भी कोई डिसीजन होगा दोनों मिलकर लेगा, इसी के लिए ऐसा किया गया, है ना। तो पहला तो हमने ये देखा। दूसरा पॉइंट ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट, मेनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किसे दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। साथ ही साथ अब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपेंडेंट नहीं रहेगी। ब्रसेल जो है, अब तीसरा पॉइंट, ब्रसेल है सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रसेल कैसा सेपरेट गवर्नमेंट है, इन विच, जहाँ पे दोनों कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal weight। कितना अच्छा एक पॉइंट लिखा, देखिए तो इसे हम बोलते हैं समझदारी, इसे ही बोलते हैं। देखिए आप, कहते हैं ना कि घर टूटने में टूट जाते हैं, परिवार टूट जाता है, देखो आप इतना बड़ा देश कैसे बच गया, वो इस प्रकार बच के बच गया क्योंकि ब्रसल में हमने देखा कि किस प्रकार फ्रेंच मेजोरिटी में था। फिर भी उसके बावजूद भी हमने क्या देखा कि फ्रेंच ने कहा डच को कि देखो भाई, हम दोनों, हम तुम्हें यहाँ पे इक्वल स्टेटस देने को तैयार है, कहा ब्रसेल में, तुम हमें कहा दे दो कंट्री में। यानी कहने का मतलब है कि दोनों जगह एक दूसरे के लोगों ने सपोर्ट किया। कैसा सपोर्ट, ब्रसेल में डच में माइनॉरिटी में थी, तो यहाँ पे दोनों इक्वल स्टेटस दे दिया, फ्रेंच ने बोला नहीं, बोथ आर इक्वल हियर। और यहाँ पे हमने क्या देखा, कंट्री में कौन मेजोरिटी में था, कंट्री, पूरी कंट्री में कौन मेजोरिटी था बेल्जियम में,
पूरी कंट्री में था डच, लेकिन फ्रेंच को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई। इसी के लिए आप हमने क्या समझा, तो आप ये कह सकते हो कि बेल्जियम टूटने से इसलिए बच गया क्योंकि दोनों कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया एक दूसरे को, इसी के लिए वो बच गया टूटने से। चलिए देखिए आगे, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट हमने देखा, स्टेट गवर्नमेंट देखा, बट एक सबसे बड़ी क्या थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। सो कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन चुनती है, पब्लिक चुनती है। जो मतलब कहने करते, मान लीजिए कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ये डच है, फ्रेंच है, ठीक है, जो भी है, ये जर्मन है, तीनों के गवर्नमेंट चुनेगी। इसमें 10 लोग, इसमें 10 लोग, इसमें 10 लोग, उसकी पब्लिक ने चुना, उसकी कम्युनिटी के लोगों ने। अब इस 10 का काम ये होगा, इस 10 का काम क्या होगा, देखिए आप फिर लिखिएगा। द गवर्नमेंट हैज पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज इशू। ये लोग किस पे काम करेंगे, कल्चरल रिलेटेड इशू पे, लैंग्वेज रिलेटेड इशूज पे, एजुकेशन रिलेटेड इशू पे। यानी इनको काम है अपनी कम्युनिटी मगर इस प्रकार से रिलेटेड, इन तीनों मुद्दे से रिलेटेड अगर कोई बात होती है तो ये तीनों सॉल्व करेंगे, ये तीनों मिलकर। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो हमने क्या देखा, बेल्जियम किस प्रकार खुद को बचा लिया, क्यों बचा लिया दोस्तों, ड्यू टू पावर शेयरिंग, ड्यू टू पावर शेयरिंग। और श्रीलंका में क्या हुआ देखे ना, श्रीलंका टूट गया, बिखर गया, क्योंकि पावर शेयरिंग नहीं हुई। और तुम लोग भी अपने भाई अपने बहन को जो भी है ना, शेयर मत खाया करो, दे दिया करो, नहीं तो फाइटिंग हो जाएगी, है ना। चाहते हो फाइटिंग ना हो तो क्या करोगे, शेयर किया करो। शेयर करोगे तो क्या बढ़ेगा, केयर, फिर क्या आएगा, स्ट्रेंथ इन द फैमिली, और हमेशा स्ट्रांग रहेगा। कैसा लग रहा है ना। तो दिस इज सो इम्पोर्टेंट, so you should learn from these two story how the power sharing is so important, how the power sharing is so important that a country can save, है ना, अगेंस्ट द पार्टीशन। हमने देखा किस प्रकार श्रीलंका जो है पार्टीशन तो नहीं हुआ, लेकिन वहां पे सिविल वार हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, हमने दोनों स्टोरी से क्या सीखा, क्या सीखा बताओ स्टूडेंट्स। बेल्जियम श्रीलंका स्टोरी से क्या सीखा हमने, हमने देखा कि दोनों कंट्री में तो पावर शेयरिंग हुआ, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से, है ना, बिल्कुल अलग तरीके से। क्योंकि देखो आप, बेल्जियम के लीडर्स जो है काफी काफी कह सकते हो आपकी एजुकेटेड रियलाइटेड लोग थे। उन्होंने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया, यूनिटी ऑफ कंट्री, यूनिटी ऑफ कंट्री पॉसिबल। कब पॉसिबल हो सकता है, ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर देश में यूनिटी चाहते हो तो सभी कम्युनिटी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो क्या बनेंगे चांसेस, चांसेस बनेंगे कन्फ्लिक्ट के, और ये बहुत प्रॉब्लम कर सकता है क्रिएट, है ना। अब चलिए, हमने तो देखा किस प्रकार बेल्जियम ने खुद को बचा लिया, म्यूचुअल एक्सेप्टेबल किया, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग किया, पावर शेयरिंग किया और बचा लिया। नाउ कम टू श्रीलंका, बिल्कुल जस्ट अपोजिट स्टोरी। यहाँ पे जो मेजोरिटी में थे वो तानाशाही दिखाने लगे, वो बोले नहीं, हम हमारी संख्या ज्यादा है, हम तो डोमिनेंस होंगे, हमारी सरकार बनेगी, हर जगह हमारे हमें पहले मौका दिया जाएगा, और जो माइनॉरिटी में है उसे किसी प्रकार को पूछ नहीं होती थी, किसी प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं दी जाती थी, है ना। और इससे क्या हुआ, श्रीलंका की यूनिटी क्या हो गई, यूनिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। सो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पावर शेयरिंग कैन 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 यू कैन से सेव सेव द कंट्री फ्रॉम पार्टीशन, कह सकते हैं। पावर शेयरिंग कैन इंटीग्रेट इंटीग्रेट द कंट्री, कह सकते हैं, ठीक है। पावर शेयरिंग, आप तुम्हें जो लगता है कॉन्सेप्ट तुम अपना आंसर लिख सकते हो। चलिए एक टॉपिक और बचा, पावर शेयरिंग डिजायरेबल। अब क्वेश्चन है भाई, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, पावर शेयरिंग क्यों लोगों को पसंद है, क्यों, बताइए। तो आप ये कहोगे, क्या कहोगे, सबसे बड़ी बात कि पावर शेयरिंग इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये जो है, इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। क्योंकि ये जो है, 2 या 3 या 4 5 डिफरेंट कम्युनिटी के बीच पार्टीशन होने से बचाती है, सेव करती है।
कन्फ्लिक्ट होने से बचाती है। तो हम कह सकते हैं पावर सेलिंग रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। क्योंकि भाई देखो, सोशल कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो वायलेंस होंगे, और जब वायलेंस होंगे तो सिविल वार होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगा, और धीरे धीरे देश आपका ब्रेक कर जाएगा, सिविल वार हो जाएंगे। पावर शेयरिंग इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि देश में स्टेबिलिटी आएगी, लीडर की पॉलिटिकल ऑर्डर सही रहेगा। अब आप समझो, इम्पोजिंग द बिल ऑफ एविटी ओवर अदर may look like an attractive option in the short term। ठीक है, आप कह दिया कि नहीं, हम मेजोरिटी में हम शासन करेंगे, कुछ क्षण के लिए सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। आप हमेशा मेजोरिटी में रहोगे, ये क्या गारंटी है? और आप मेजोरिटी में रहो, ठीक है, शासन करो ना, लेकिन माइनॉरिटी को तो इक्वल ऑप्शन दो। लेकिन आपने क्या किया, नहीं, मेजोरिटी को पहले ऑप्शन दी जाएगी। नहीं होता लाइन लगाना ना, लाइन है, चलो मान लो कोई भी काम करना है, टिकट कटाना है, ठीक है, तुम लाइन में लगे रहो, ठीक है, आया उधर से मेजोरिटी वाला, आगे लग गया, भाई मुझे टिकट पहले दो। क्यों? क्योंकि मैं सिन्हाला हूँ, चल तुम लोग घर निकल। फिर दूसरा ये भी लग गया, ये भी लाइन लग गया, सबसे आगे फ्रंट में। तो जो माइनॉरिटी में है, उसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं, उसकी कोई कदर नहीं। और जहाँ कदर नहीं वहां जाना नहीं चाहिए। लेकिन क्या करे, श्रीलंका तो हमारा देश है, यानी तमिल कहता है, हम उसको छोड़ कैसे दें? हम लोग तो अपना राइट लेंगे। राइट लेने के कारण क्या हो गया, वहां पे सिविल वार हो गया। सिविल वार में क्या होता है, जब दो कम्युनिटी के बीच में झड़प हो जाती है आपस में। चलिए, लेकिन हाँ, अगर ऐसा श्रीलंका वाली सिचुएशन रहेगी तो आप यूनिटी नहीं आएगी। tyranny of the majority is not just oppressive for majority, it often bring ruin to majority as well। अब देखो, अगर मेजोरिटी रूल करेगा तो मेजोरिटी भी कल होकर डूबेगा। कहते हैं ना, हम तो जाएंगे तुम्हें भी ले चलेंगे, डूबेंगे, यानी हम भी डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये काम है मेजोरिटी में। तो हमेशा सपोर्ट करो किसे, इलेक्शन को, डेमोक्रेसी को, इक्वल अपॉर्चुनिटी को। सो पावर शेयरिंग गुड डेमोक्रेसी, क्यों भाई? पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना? A democracy rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have lived to its effect। People have a right to be consulted on how they are to be governed। सो हमने देखा कि क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है। हम कहते हैं पावर शेयरिंग दो होता है, प्रूडेंशियल रीजन, एक मोरल रीजन। तो प्रूडेंशियल हो गया मतलब विचार करके बताइए पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। तो कह सकते हो पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है बिकॉज इट गिव स्टेबल गवर्नमेंट। क्या बोलोगे? इट गिव स्टेबल गवर्नमेंट, ये हो गया प्रूडेंशियल रीजन। क्या बोलोगे? इट गिव स्टेबल गवर्नमेंट। और मोरल रीजन क्या हो गया? मोरल रीजन में कह सकते हो कि ब्रिंग पावर शेयरिंग ब्रिंग अ गुड गवर्नमेंट। तो ये दोनों मोरल रीजन प्रूडेंशियल क्वेश्चन है आपका। आप क्वेश्चन करेंगे और डिफरेंशिएट बिटवीन प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है ना स्टूडेंट्स? सो आज की वीडियो में इतना ही। आगे का बात करेंगे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। थैंक यू।